हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 7 किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो कौन सी आयु को कहते हैं। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कि इस अवस्था में जो मनुष्य है या किशोर है उसके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार जन्म करते हैं। मानव और बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक क्या है पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं, और मानव किसी किसी निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों कर सकता है। तो इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन करने हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 6 में हमने मानव जनांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोन के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है या युवा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले देखो कि किशोरावस्था या यौवन आरंभ क्या होता है। तो बूजो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के साथ जाने के पश्चात बूजो और पहली अपने माता पिता की साथ बातें करने लगे और पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूजो के कई मित्र उसे एक वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई जो एकाएक कितनी बढ़ चुकी है। उनमें से कुछ तो मुझसे आने से लेकर कार्टून नजर आ रहे थे और उसकी माँ ने उसे समझाया कि लड़के बहुत बड़े हो गए हैं। वर्दी जनन के समय से होने लगती है, और परंतु 11 और 10-11 वर्ष आयु के बाद वर्दी में एकाएक क्या तीव्रता से वर्दी साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वर्दी प्रक्रिया का एक भाग है। इस प्रकार का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। बूझो सोचने लगा कि शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है, और पहली भी सोचने लगी कि जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बचे रहते हैं और ना ही क्या है बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि इस काल क्या बाल्यावस्था या युवा अवस्था के मध्य की इस अवधि को कोई विशेष नाम दिया जाता है। तो देखो, वर्दी एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष की आयु तक चलती है, और इस अवधि को क्योंकि अंग्रेजी के टीन 13 से ले 18-19 के वर्ष की आयु तक होती है, और किशोरावस्था को टीन एज या टीनेजर कहा जाता है। अब देखो किशोरावस्था किसे कहते हैं, परिभाषा इंपॉर्टेंट देखो। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था एडोलसेंस कहलाती है। और किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष की आयु तक रहती है, और इस अवधि के अंग्रेजी के शब्द क्या टीन्स 13 से लेकर 18-19 वर्ष की आयु तक होती है, इसलिए किशोरावस्था को टीनेजर्स टीनेजर्स कहा जाता है। देखो कि लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास है। किशोरावस्था की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। अब देखो, पहली ओर बुझो को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़के में हल्की दाढ़ी मूछ आना किशोरावस्था के लक्षण है। वे यौन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। अब देखो, यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर दिखाई देने वाला परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों की अर्थात हाथ पैर की अस्थियों या हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। अब देखो क्रियाकलाप 7.1 में आपको क्या करना है कि निम्न चार्ट में लड़के और लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम ए और कॉलम 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम ए में दर्शाया गया है, अर्थात 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई
81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्र के लिए सारणी का प्रयोग करके उसकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। आइए पता लगाएं कि कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। देखो आपको क्या करना है, एक सारणी में देखो आयु जो वर्ष में है, जैसे इसमें दे रखा है 8 से लेकर 18 वर्ष की आयु की। उसके अलावा देखो जो पूर्ण रूप से लंबाई का प्रतिशत है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों का है, तो देखो 8 वर्ष की आयु में आप देखोगे कि जो लड़कियां हैं उसकी, लड़के की उम्र जो हाइट है वो कितनी, सौ अपने पूरे शरीर की 72% तक लंबाई का 8 तक था, और जबकि जो लड़कियों में जो 8 वर्ष की जो आयु है उसमें जो उसकी लंबाई का था, पूर्ण काल शरीर की लंबाई का 77% लंबाई थी। और फिर देखो 2008-9 में 2009 वर्ष में देखो पूर्ण लंबाई लड़के की कितनी हो जाती है 75 वर्ष, और लड़कियां कितनी बढ़ जाती है 80%। उसके बाद देखो 10 वर्ष की आयु में लड़कों की जो हाइट है वो 78%, लड़कियों की 84। 11 वर्ष की उम्र में देखोगे तो आपको अंतर पूरी तरह से अलग दिखाई देगा कि लड़के जो है 81% और जबकि लड़कियां हैं 88% तक की वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि देखो उसके बाद 12 वर्ष की उम्र में लड़कों की लंबाई 84 और लड़कियां 91। उसके बाद देखो 13 वर्ष की आयु में जो लड़कों की उम्र है 88 और जबकि 95% जो लड़कियां हैं उनकी जो हाइट है बढ़ जाती है। उसके बाद देखो जो 14 वर्ष आयु है उसमें जो लड़के हैं 94 और 98 लड़कियां। 15 वर्ष की आयु में आप देखोगे कि लड़के की उम्र जो है, जो हाइट है वो 95% तक हो जाती है और लड़कियों में 99। उसके बाद देखो 16 वर्ष की आयु में देखोगे आप 99% जो 98% लड़कों और 99.5% जो लड़कियों की हाइट पूरी हो जाती है। तो लगभग 16 वर्ष की आयु तक, 15 या 16 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो हाइट है पूरी तरह से 100% तक बढ़ जाती है, जबकि लड़कों की उम्र जो 100% पहुंचने में 18 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं है, किसी में लड़कियों में ये हाइट 18 वर्ष तक हो जाती है, किसी में जल्दी होती है, जबकि लड़कों में भी हो सकता है किसी की हाइट 15-16 साल तक बढ़ सकती है। लेकिन अधिकांश जो है वो लड़कियों में सबसे पहले उम्र है जो हाइट है वो पहले प्राप्त कर लेती है। अब देखो किसी लड़के का हमें पूर्ण लंबाई का अनुमान ज्ञात करना है तो सेंटीमीटर में, जैसे कि वर्तमान में किसी लड़के की लंबाई है उसका सेंटीमीटर में, और वर्तमान में उसकी पूर्ण आयु है जो लंबाई का परसेंट वर्तमान में आपको उसकी हाइट का है, तो उसमें से आप ले सकते हो। जैसे किसी की उम्र है वो है 90 लड़के की, और इस समय अगर अनुमान के हिसाब से कितनी होनी चाहिए तो 75%, और इसके जो उदाहरण भी इंटू 100% ज्ञात करने के, तो इसके लिए एक उदाहरण दे रखा है कि एक लड़का जिसकी आयु क्या है 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, और वर्तिकाल की समाप्ति पर उसकी अनुमान लंबाई कितनी होगी, तो 120/75% इंटू 100 सेंटीमीटर, 100% के लिए और 120। अब इसमें जब भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपनी आयु की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक और क्रियाकलाप दे रखा है 7.2। क्रियाकलाप 7.2 में दर्शाए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए और आयु में x अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई में के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कीजिए। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है जिसमें देखो आयु वर्ष में दे रखी है और इधर जो पूर्ण लंबाई का प्रतिशत दे रखा है उसमें, और फिर लड़के और लड़कियों का जो प्रतिशत है उसको इस ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। तो देखो आप जो ये इसमें नीले रंग की जो लाइन है वो किसको दर्शा रहे हैं, लड़कियों की और लड़कों की जो ली है रेड लाइन या गुलाबी रंग की। तो इसमें आप देखो कि जो लड़कियों की हाइट जो परसेंट में है, जो उसकी उम्र के हिसाब से तो सबसे ऊपर ही रहती है, और सभी कहाँ आके इनकी पूरी हो जाती है जब लड़कों की उम्र से 95 या 98 के पास होती है, तब तक क्या है लड़कियों की उम्र जो हाइट है पूरी तरह से 100% तक पूर्ण हो जाती है। तो इसी ग्राफ को दर्शाया गया है। अब देखो प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों की अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। लगभग अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई की वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में ये धीमी गति से होती है, जबकि कुछ धीरे वृद्धि करते हैं। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोरावस्था के हाथ पैर शरीर के अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शरीर अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यदि अस्थियां पेशियां एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने की सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं की विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर की आकृति में परिवर्तन। क्या आप ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के
कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गाढ़ा दिखाई देता है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। आगे देखो, स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है और यौवन आरंभ में स्वर यंत्र या लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान की ओर सुस्पष्ट ऊपरी भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडमस एपल कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी-कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, इसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। ये देखो, ये जो भाग है आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो उभरा हुआ भाग है इसे हम क्या कहते हैं, एडमस एपल। और ये जब लड़कों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन लड़कियों में ये एडमस एपल या स्वर यंत्र नहीं दिखाई देता है। अब आगे देखो, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि आते हैं। अब देखो, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथियां तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतः स्रावित ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर में निर्वाहित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अगला देखो, जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में हमने चित्र 6.1 और 6.3 में दर्शाए हुए मानव जननांगों का पूर्ण प्रावलोकन किया है और यौवन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण, सीसन और पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। देखो, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेता है। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी-कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखो, 7.3 गौण लैंगिक लक्षण। आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। ये युग्म अथवा शुक्राणु एवं अंडाणु का उत्पादन करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होना लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़के से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियां दोनों में भी बाल एवं जांघ पर ऊपरी भाग या प्यूबा क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। अब देखो, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौन आरंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारण है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना लड़कियों में यौन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन एवं अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावित ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अब देखो, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं।
जिससे वह शरीर के विशेष भाग अथवा लक्ष्य तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन हम हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। अब देखो, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष या नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित या प्रेरित करता है। उसके बाद देखो, रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा यह शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्तर तक पहुंचता है। अब देखो, यौन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। अब देखो, मानव में जनन काल की अवधि, जब किशोरावस्था के किशोरों के वृषण एवं अंडाशय युग्म उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौन आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्य तो 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के उपरांत किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्म को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोद्रम कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौन आरंभ के में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है और ऋतुस्राव के रुक जाने की रजोनिवर्ती कहते हैं। अब देखो, इसमें ऋतुस्राव किसे कहते हैं, तो देखो, अंडाणु वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निर्मोचन नहीं हो पाता, तो तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाएं सहित निस्तारित हो जाता है और इससे स्त्रियों में ऋतुस्राव होता है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है और पहला जो ऋतुस्राव है वो यौवन आरंभ के समय 11 से 12 वर्ष की आयु में, जिसे रजोदर्शन कहते हैं, और ये इसकी समाप्ति 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजो निवर्ती कहा जाता है। ठीक है। और प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा जिसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। तो देखो, शुरुआत में जब ऋतुस्राव होता है तो उस समय थोड़ा क्या है, समय का जो है, कभी 28 दिन में कभी 30 दिन में होता है, लेकिन धीरे धीरे ये फिर क्या है, नियमित हो जाता है। अब देखो आगे, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार द्वारा मोटा होना, एक निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय के विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब देखो, जो सततीय संतान का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, कि लड़का है या लड़की होगी, तो इसके लिए देखो, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाला शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात अंडाणुओं अर्थात गुणसूत्रों में निहित होती है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं में के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र जिसे एक्स और वाई कहते हैं, और स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र
होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। चित्र 7.4 को देखिए, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। अब देखो, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इसमें से जो 22 गुणसूत्र हैं वो क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या है, लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। इसके लिए देखो, जो पुरुष में है उसमें 2 जोड़ी X और Y गुणसूत्र होते हैं। X जब किसे, और स्त्रियों में जो दोनों ही जो गुणसूत्र है वो XX होते हैं। अब देखो, जब पुरुष के गुणसूत्र है जिसमें एक X है और एक Y, अगर शुक्राणु में से जो गुणसूत्र है उसमें Y वाला जो है गुणसूत्र, जब स्त्री के जो अंडाणु है उसमें जो X है, दोनों में ही X पाया जाएगा, क्यों, जो स्त्री है वो उसमें जो गुणसूत्र है वो X है। अब देखो, जब एक बार जो पहला गुण जो शुक्राणु आएगा, अगर उसमें क्या है, जो गुणसूत्र Y है, तो जब उसकी X और Y से क्रिया होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उससे जो संतान प्राप्त होगी वो क्या, नर या लड़का होगा। और जब पहला जो गुणसूत्र आके जो अंडाणु से क्रिया करता है, जो उसमें जो उस गुणसूत्र की X होगा तो वो क्या है, दोनों क्या XX बनाएंगे, स्त्री का X और पुरुष का X गुणसूत्र मिलके मादा या लड़की होगी, इसका निर्धारण करता है। अब देखो, अब आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ तथा यह पूर्णतः निर्धार है एवं अन्याय संगत है। अब देखो, लोग मानते हैं कि महिला ही क्या है, शिशु लड़का होगा लड़की होगी, इसके लिए निर्धारण का कार्य करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्त्री है उसमें, जो मादा है उसमें जो गुणसूत्र है वो दोनों ही क्या है, सेम है, एक जैसे होते हैं, लेकिन जो पुरुष है उसमें एक गुणसूत्र X और दूसरा Y होता है। अब जब लड़के की आवश्यकता है तो वो पुरुष, अगर उसका गुणसूत्र शुक्राणु में जो अंडाणु से क्रिया करेगा तो उसमें अगर X Y है तो ही लड़का होगा। अगर X ही X गुणसूत्र पहले आके जो अंडाणु से क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब लड़की होगी। तो ये लिंग निर्धारण का कार्य किसके द्वारा होता है, नर या पुरुष के द्वारा। अब देखो, लिंग निर्धारण के अतिरिक्त अन्य हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले जनन अंगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित आप करते हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि पुरुष एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एडिनल अधिवक्र जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है। अब देखो, मनुष्य में कौन कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, सबसे पहले तो है मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, जो सभी हार्मोन स्त्रावन करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण का कार्य करती है, जिसके द्वारा वो संकेत देना कि किस हार्मोन का कितना स्त्रावन होना है, किसका कम होना है, किसको नियंत्रित करना, ये सभी कार्य कौन करती है, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद देखो, हमारे गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जिसके द्वारा क्या गलकन रोग हो जाता है, किसकी कमी, थायराइड जो है आयोडीन की कमी के कारण। अब देखो, अधिवक्र जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे एडिनल ग्रंथि कहते हैं। अब देखो, दूसरा देखो अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि क्या है, जो अग्नाशय रस या इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है और जिसका उपयोग पाचक रस के स्त्रावन में किया जाता है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो, जो स्त्रियां हैं उसमें जो अंडाणु है वो अंडाशय में स्थित होते हैं और वृषण में शुक्राणु होते हैं। तो ये वृषण जो है नर जननांग वाला भाग है और शुक्राणु मतलब वृषण और अंडाशय जो है नर जो स्त्री है जो मादा जननांग वाला भाग है। अब देखो, बूझो और पहली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने कहा, वहाँ काका के एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ है या उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, और काका थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। और उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित है, क्योंकि उनके अग्ना से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहली ने दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए अनुसार एडिनल ग्रंथि के विषय में पूछा, तो उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एडिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एडिनलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी करती है। एडिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की व्यवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एडिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त संदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब देखो, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आपने मेढक के जीवन विषय में तो पढ़ ही चुके हो। टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 6 लार्वावस्था से वयस्क बनने के परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं, और कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन
इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गाइटर हो जाएगा? क्रियाकलाप 7.3 किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य, देखो व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमन रूप से पालन अथवा पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी हानिकारक बातें और भी अधिक आवश्यक होती हैं। किशोरावस्था की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजित अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ चुके हो कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एवं संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषक देते हैं। शिशु की माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिन्हें उन्हें ज़रूरत है। आयोडीन लोहा आयरन तथा तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोहा प्रचुर खाद्य पदार्थ की पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि के लिए किशोर के लिए अच्छे हैं। आपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्य सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इन दूध, मांस, नट एवं दाल भी शामिल है जो वृद्धि के हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए गए बन डिब्बे खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उनमें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। क्रियाकलाप 7.4 अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिनों कल नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिनों खाया है। अब देखो क्रियाकलाप 7.5 चित्र 7.6 के प्रेरणा लेकर चार्ट एवं पोस्टर बनाकर अपनी कक्षाओं में लगाइए जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रक्षात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं, जैसे मांस है, सब्जियां हैं, दूध और अंडे हैं, फल हैं और जैसे खाद्यान्न हो गया, जो ये सभी क्या है हमारे संतुलित भोजन में होने चाहिए और इन्हीं से हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण सभी प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए कि यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी तो क्या है जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए क्या है ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। अब देखो शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को सुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। कुछ भ्रांतियाँ एवं असत्य अवस्थाएं कैसे हैं और करें और ना करें। जैसे अध्याय 6 में इस अध्याय में आपने मनुष्य के जन्म संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा था। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणा है। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों का रसोई का काम करना निषिद्ध है।
आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंके या छोड़ दीजिए। आप देखो 7.6 अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी सुस्ती या स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ एवं एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। नशीली दवाएं, ड्रग्स का निषेध करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वर्दीकाल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आपको इसके बाद एक बार लत लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की आवश्यकता होती है, परंतु लगातार कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देता है। आपको एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस नामक जो खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। किशोरावस्था द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में क्या है, वैवाहिक जो विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि तीन आयु किशोर लड़कियां मां जो है शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है और बाल विवाह कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से मां एवं संतान दोनों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है, अतः वह मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित रहती है। अब देखो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा है कि यौवन आरंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है और 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था कहलाती है। यौवन आरंभ का प्रारंभ होना पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़के के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवन आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हैं जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड और एड्रीनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का थायराइड थायरॉक्सिन का तथा एडिनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन एवं एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है और निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर में से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोद्रम कहते हैं। जन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मज में XX गुणसूत्र हैं अथवा XY गुणसूत्र। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 किशोरावस्था की ओर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।